जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है और उसी गति से मनुष्य ने इंटरनेट की निर्भरता पर भी बढ़ी। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है और हाल के वर्षों में साइबर क्राइम जो है इंडिया में, उसकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ गई है। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के लिए और उसके उसी के कारण चलते भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक था। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है, अपने विचार शेयर कर सकता है और हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया का भी सावधानीपूर्ण उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी व साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा भी सकता है। आइए जानते हैं ये साइबर अपराध होते क्या हैं, साइबर अपराध क्या हैं। साइबर अपराध विभिन्न रूप में किए जा सकते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों में जागरूकता का अभाव आया है। साइबर अपराध के मामले में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है जहां साइबर अपराध की घटनाओं की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध के मामले में एक साइबर क्रिमिनल कभी उपकरण का उपयोग उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीयता, व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है। इसमें कई संशय हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है जिसे कंप्यूटर या इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध जो है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जानते हैं हम लोग, ये एक ऐसा अपराध होता है जिसमें किसी भी अपराध को लेकर कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या इंटरनेट का उपयोग होता है। एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जा सकता है। जहां कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है, वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध किए जा सकते हैं। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर की व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, इसके साथ साथ कई ऐसी गतिविधियां शामिल हैं। पर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं कि साइबर अपराध ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध करे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, साइबर अपराध दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जा सकता है। इसके तहत अपराधों के उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले, डॉस हमले आदि होते हैं। दूसरा, वे अपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार, उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, आईएफटी धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि शामिल होते हैं। अब ये जानते हैं कि साइबर कानून क्या है। देखिए, साइबर कानून एक वह शब्द है जिसके उपयोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है हमारी, आईटी, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, विशेषकर ये साइबर स्पेस यानी इंटरनेट के उपयोग के संबंधित कानूनी मुद्दों के विषय में बात करने के लिए किया जाता है। जैसे संपत्ति या अनुबंध के मामले में होता है, कई कानूनी क्षेत्रीय समागम होता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार जैसे कानूनी मामले या मुद्दे शामिल होते हैं। होता क्या है कि साइबर कानून में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। कुछ कानून इस बात को लेकर नियम बनाते हैं कि व्यक्ति और कंपनियां कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग कैसे कर सकती हैं, जबकि कुछ कानून इंटरनेट पर अवैध गतिविधियों के मामले को लेकर अपराध का शिकार बनने से बचाते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो साइबर कानून वह प्रयास है जिसके जरिए कानून की प्रणाली का उपयोग इंटरनेट के मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकते हैं। भारत में आईटी एक्ट 2000 आया था और उसका जो अपग्रेडेशन हुआ था, दैट वाज डन इन 2008। इसमें कई खामियां भी हैं और यह साइबर युद्ध की निगरानी के लिए एक बहुत प्रभावी कानून नहीं है। साइबर अपराध के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियों में आता है। पहला व्यक्तिगत, दूसरा संपत्ति और तीसरा सरकार। पहले हम बात करेंगे संपत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध।
कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर। इन अपराधों में डीडोस हमले, हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइको स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल हैं। मान लीजिए आपको कोई एक वेब लिंक भेजता है, जिसे क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुले और आपके बैंक खाते गोपनीय दस्तावेज के संबंधित जानकारी मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि ये जानकारी रिजर्व बैंक या सरकार के द्वारा मांगी जा रही है, और अगर आप ये सारी जानकारी दे देते हैं और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल से आपके दस्तावेज एवं बैंक खाता के साथ छेड़छाड़ की जाए, तो ये संपत्ति के विरुद्ध साइबर हमला कहा जाता है। अब आते हैं व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध। ऐसे अपराध जहाँ पर जो कि ऑनलाइन होते हैं, परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न और साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार के स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल है। साइबर अपराध की श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण व अवैध जानकारी को ऑनलाइन वितरित किया जाता है। अब आता है तीसरा आपका सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध। यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध जो साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। गौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ साइबर अपराध किया जाता है, तो उसे उस राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराध आमतौर पर आतंकवादी तथा अन्य देश की दुश्मन सरकारें करती हैं। सोशल मीडिया की भूमिका हमारे ऊपर किस तरीके से है इन चीजों के चलते? बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान रहती है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केंद्रित हैं, जिससे यह डर रहता है कि कहीं ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग ना करें। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते हैं, जिसके हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का मिसयूज, दुरुपयोग भी करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह भी पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न ऐप के माध्यम से आतंकवादी और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग भी की जाती है। साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों के अपराध के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। तो देखा जाए तो इंटरनेट के कारण बहुत से बदलाव आए हैं, जिनके कारण जीवन आसान व रोचक हो चुका है। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा प्रयोग दुष्परिणामों को दावत दे सकता है। अब बात आती है हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, जो कि ईयर 2008 में हुआ था, जहां पर कि भारत के ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस और ई बैंकिंग के साथ साथ साइबर अपराध के क्षेत्र में दंड और सजा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। इस अमेंडमेंट्स में हमारे आईटी एक्ट साइबर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया गया और साइबर सुरक्षा कानून के तहत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये संशोधन हुए हैं। जो संशोधन हुए वो इंडियन पीनल कोड में हुए भी हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी हुए हैं, द बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक में भी अमेंडमेंट्स किए गए। तो भारत में साइबर कानून का प्राइम फोकस जो है इन तीन चीजों को रोकने का है। पहला, कंप्यूटर अपराध; दूसरा, ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और रिकॉर्ड के जालसाजी या फोर्जरी; तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन। तो आईटी एक्ट 2000 में जो संशोधन किए गए वो 2008 में किए गए हैं, जिसको हमने लागू किया अर्ली 2009 में। साइबर सुरक्षा, ताकि हमारी साइबर सिक्योरिटी लॉज और स्ट्रेंथन हो सकें, जिसकी वजह से हमने ये अमेंडमेंट किया ईयर 2008 में। सूचना आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 में संशोधन में कुछ शर्तों की परिभाषा में बदलाव, जैसे कि संचार उपकरण शामिल थे। संचार उपकरण की परिभाषा में संशोधन को शामिल करना था, जैसे कि इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला था वर्तमान उपयोग,
दूसरा था डिजिटल सिग्नेचर की मान्यता को मान्य करना, माने उसे वैलिडेट करना। तीसरा था आईपी आईपी एड्रेस के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनकी जवाबदेही बनाने की, माने उनको अकाउंटेबल करने के लिए कि अगर मान लीजिए उनके आईपी एड्रेस के यूज होते हुए कोई गुनाह या कोई अपराध हुआ है जो कि आईटी एक्ट 2008 में आता है, तो वो उसके लिए पिनलाइज किए जाएंगे। फिर एक आता है आपका डेटा उल्लंघन के लिए दायित्व थोपना, माने कि लायबिलिटी इम्पोज करने के लिए जो आपने डेटा का उल्लंघन जो किया है एज पर आईटी एक्ट 2008, उसके लिए आपके ऊपर लायबिलिटी इम्पोज करने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि हम इन साइबर अपराधों को किस तरीके से रोकें। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साइबर अपराध जो हैं या साइबर कानून, साइबर अपराध जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी लॉज के चलते काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है, जिसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इस साइबर अपराध को रोकने के लिए हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसका कि हम डिस्कशन अब करने जा रहे हैं। पहला है अनसॉलिसिटेड टेक्स्ट मैसेजेस। आपके पास कोई भी ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं जो कि किसी दूसरे नंबर से आ रहे हैं, जो कि नंबर आप जानते नहीं हैं, और वो अज्ञात नंबर आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी चाह रहे हैं, ऐसे नंबर से आप बचें। उनको वो अपने इंफॉर्मेशन या कुछ शेयर मत करें। दूसरा होता है आपका मोबाइल फोन पर डाउनलोड्स, माने डाउनलोड्स ऑन योर मोबाइल फोन। आप हमेशा ही किसी भरोसेमंद सोर्स से अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए। आपके ऐप हुए या आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि आप किसी रिलायबल सोर्स, किसी भरोसेमंद सोर्स से ही वो चीज़ें अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। तीसरा आता है आपका रेटिंग एंड फीडबैक। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी साइट पर रेटिंग या किसी ऐप की रेटिंग अगर देना चाह रहे हैं, तो उसको ऐसे ही उसको रेटिंग ना दें। आप पहले उसकी खोजबीन करके ये भी पता करें कि उस साइट पर ऑलरेडी और जो उसके कंज्यूमर्स हैं और जो उसके ग्राहक हैं उनकी क्या फीडबैक्स है, उनकी क्या मतलब प्रतिक्रियाएं हैं, उसे सुनिश्चित करें और आप वर्तमान फीडबैक की जांच करें। इसके अलावा उन फीडबैक को सब सावधान रहें जो 100% विक्रेता पक्ष में, माने उस कंपनी के पक्ष में बोल रहे हैं या उस एक कंपनी के फेवर में ही ज्यादा बोल रहे हैं। फिर आता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, माने व्यक्तिगत सूचना अवरोध। ये आपके पास में कॉल या मेल आती होंगी जिसमें कि कोई एक व्यक्ति आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है, जैसे कि इससे आपका सीवी या आपकी कोई मेल या कुछ इस तरीके का डिटेल, जिसमें कि वो आपको एक लिंक भेज रहा है या आपसे ये कह रहा है कि आप इस पे क्लिक कीजिए या फिर आप इस ईमेल या कॉल का जवाब दीजिए। तो ऐसी चीज़ों से आप बच के रहिए। ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती है जिसके चलते आपको धोखा दिया जा सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पास लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे या आपके लैपटॉप पे रहे, ताकि आप वायरस अटैक से बच सकें। कभी भी क्रेडिट कार्ड नंबर या किसी भी अपने जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं उनको शेयर मत कीजिए किसी भी साइट पे जाके। हमेशा ये देखिए कि जहाँ पर भी आप ये नंबर शेयर कर रहे हैं वो वही रिलायबल या सिक्योर्ड साइट हो। तीसरा, अपने पासवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हर थोड़े-थोड़े टाइम पे आप अपने पासवर्ड्स चेंज करते रहें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई हैकर या कोई इस तरीके का आदमी आपको क्लोज़ली वॉच कर रहा है जो कि आप नहीं जान पा रहे हैं ऑनलाइन, तो वो इन सब चीज़ों से आपको परेशान ना कर सके, आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। फिर आता है आपके पास में जो भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप पे पड़े हैं, उनको अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इनके चलते भी कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ इन इंडिया। आशा करता हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल रही होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आशा करता हूँ आप लोग खुश हैं और अच्छे से हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।